आज है जुलाई 1। देख लेते हैं करंट अफेयर में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत ने रिसेंटली एमओयू साइन किया है और ये एमओयू जो है वाटर मैनेजमेंट के ऊपर आधारित है। कौन से देश के साथ भारत ने ये एमओयू साइन किया है? जी हाँ, इसका आंसर होगा सऊदी अरेबिया। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, सऊदी अरेबिया। अब इसके पीछे का फैक्ट क्या है, क्या न्यूज़ में है, क्यों ये क्वेश्चंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखो जो सऊदी अरेबिया है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मतलब एक तरह से लीडिंग कंट्री है डीसेलेनाइजेशन डीसेलेनाइजेशन करने में। ये डीसेलेनाइजेशन आप समझ रहे हो क्योंकि ये जो सऊदी अरेबियन कंट्रीज़ है या जो गल्फ़ जिसको हम कहते हैं गल्फ़ नेशंस हैं, ये पूरी तरह से वाटर बॉडीज़ के आसपास है। ये वाटर बॉडीज़ जो है पूरा सलाइन वाटर है क्योंकि ये समुद्र है। तो इनके पास अपने पानी को डीसलाइन करने की टेक्नोलॉजी है क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा डेजर्ट वाला है, तो रेन वाटर भी वैसा नहीं होता है और फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इनके पास बहुत ही कम होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान में रखना है कि सऊदी अरेबिया वर्ल्ड में लीडिंग कंट्री है, डीसैलिनाइजेशन टेक्नोलॉजी इनके पास है। अब थोड़ा सा यह कन्फ्यूजन होगा कि तो फिर इसराइल का क्या है, तो ध्यान में रखना है कि इसराइल जो है वो उसके पास भी डीसैलिनाइजेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही तगड़ी है, लेकिन इसराइल जो है वो अपने वेस्ट वाटर का 80% जो है वो रिसाइकल करके उसे प्योर वाटर में कन्वर्ट करके वो यूज़ करता है। डीसैलिनाइजेशन टेक्नोलॉजी उनके पास भी है, लेकिन एज कम्पेयर टू सऊदी अरेबिया इसराइल का थोड़ा डिफरेंस है। और भारत की जो एमओयू साइन हुई है वो सऊदी अरेबिया के साथ है। और ये एमओयू में क्या क्या है, तो डीसैलिनाइजेशन टेक्नोलॉजी हमें शेयर करेंगे वो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना कैसे है, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखो वाटर रिसाइकलिंग, देखो ये सब चीज़ें हैं ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा, लेकिन इनका वर्क नहीं हो पा रहा है, इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे डिजिटल वाटर मैनेजमेंट ये डिफरेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये वाटर मैनेजमेंट का डिजिटलाइजेशन करना ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और कैपेसिटी बिल्डिंग, तो ये तो छोटे से जो पॉइंट्स हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग ये हर में आपको मिल ही जाएगा, हर एम में मिल जाएगा ना। दूसरा हम देखते हैं जो यूएई है उसके साथ हमारा किन किन क्षेत्रों में स्ट्रॉन्ग कॉपरेशन है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमारा उनके साथ है। किस क्षेत्र में? रिन्यूएबल में, यूपीआई में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पोर्ट्स में, फूड सिक्योरिटी में, स्पेस कॉपरेशन में। एक और बात जानते हैं, जो यूएई है ना वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है पूरे वेस्ट एशिया रीजन्स में। यूएई की कैपिटल की बात करें तो अबू धाबी, ये आपको याद रखना है। लार्जेस्ट सिटी है दुबई। एक बात बताऊँ, जिस तरह से दुबई जो है पूरी तरह से हब बना हुआ है इंडस्ट्री का, या एक तरह से इंडस्ट्री से ज़्यादा सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो लॉजिस्टिक सेक्टर्स है वहाँ का बहुत तगड़ा है। और वहाँ पे मतलब एक तरह से हब बना हुआ हर चीज़ का जो स्टोरेज है, स्टोरिंग कैपेसिटी जो है उनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। भारत भी रिसेंटली अपना जो ग्रेटर निकोबार है उसको उसी तर्ज पे डेवलप करना स्टार्ट कर चुका है। इस पे डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। और कैपिटल देख लीजिए, हमें याद रखना है अबू धाबी। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट फैक्ट है हमारा ओमान का। तो ओमान का देखो कैपिटल याद रखना है, मस्कट याद रखना है। यहाँ का जो रुपया है, करेंसी है ओमानी रियाल। एक चीज़ याद रखना है, कभी हमसे पूछा जाता है कि जो डक्कम पोर्ट है वो कहाँ पे है, तो डक्कम पोर्ट ये ओमान के पोर्ट में आता है, ओमान का पोर्ट है। और ये भारत को जो वेस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन है, वहाँ पे भारतीय जो नेवी है उनकी जो सर्वेलियंस और जो लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम है वो इस डकम पोर्ट के कारण ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। मिलिट्री ऑपरेशंस देख लेते हैं, क्या क्या मिलिट्री ऑपरेशंस भारत इन देशों के साथ करता है। देखो सऊदी अरेबिया के साथ तो सादा तांत्रिक, ये आपको याद रखना है, 2024 में ये स्टार्ट ही हुआ था। और ये देखो ये काउंटर टेररिज्म, डिफेंस, एनर्जी, वाटर, ये सब क्षेत्र में है। इसराइल का एज सच हमारा कोई डिफेंस एक्सरसाइज नहीं है, बट हर क्षेत्र में इसराइल हमारे साथ खड़ा होता है और ये एकदम से टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। वैसे मिसाइल, ड्रोन, डिफेंस टेक्नोलॉजी में तो ये हमारे साथ हर वक्त है, जब चाहो जैसा चाहो उस तरीके से। और यूएई की बात करें तो यहाँ पे देखो डेजर्ट साइक्लोन, ये भी 2024 में स्टार्ट हुआ था। डिफेंस, ट्रेड और ये आपके एनर्जी सेक्टर्स में। ओमान के साथ तो दो एक्सरसाइज हमारे होते हैं मिलिट्री ऑपरेशन, एक है अल नजहा और दूसरा है आपका जो है नसीम अल बहर।
तो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी और नेवल कॉपरेशन है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान में रखना है। अभी FCRA एक्ट बहुत न्यूज़ में है, इस पर डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फैक्ट क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। देखो FCRA जो है वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। देखो जब हमारे यहाँ इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी ना, तो जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उन्हें ये लगा था कि भारत में जो जज हैं, ऑफिसर्स हैं, या बहुत जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनको फॉरेन फंड्स के द्वारा उनको प्रभावित किया जा सकता है, फॉरेन फंड दे करके उनको खरीदा बेचा जा सकता है, और इस तरह से भारत की जो डेमोक्रेसी है या भारत के अंदर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या एनी विच वे भारत को डिस्टेबलाइज किया जा सकता है। उसको रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने पहले FCRA एक्ट लाया था, ताकि वो फॉरेन से आने वाले फंड को मॉनिटर कर सके। टाइम टाइम पे इसमें बदलाव हुआ है, इस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे क्या है बैकग्राउंड से, लेकिन फिलहाल देखते हैं FCRA रेगुलेशन एक्ट जो है ये क्या करता है। तो यह बोला जा रहा है, ऑप्शन 1 हमारा सामने है, यहाँ पे देखो FCRA रेगुलेट दी acceptance and utilization of foreign contribution by individuals, association and NGO in India। मतलब FCRA जो है ये रेगुलेट करता है किसी भी तरह का जो फॉरेन फंड आता है वो NGO या कोई इंडिविजुअल भारत के अंदर एक्सेप्ट कर सकता है उस फंड को, ये रेगुलेट करने की बॉडी है। तो क्या लगता है, ऑप्शन 1 तो सही लग रहा है मुझे अभी तक। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन जो हमारा है अभी इसे हमें देखना है, लेकिन पहले हम लोग जो बीच का ऑप्शन है उसको देखते चलें, जो पॉइंट्स हमारे सामने आ रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है, नोडल एजेंसी जो है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है। बोला जा रहा है FCRA ऑल NGO जो हैं भारत के अंदर उनको ऑटोमेटिकली जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी तरह का फंड एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये पॉइंट अपने आप में थोड़ा सा वेग नज़र आ रहा है, क्योंकि ये समझ में ही आ रहा है कि ऑल भी बोल दिया गया है। ये पॉइंट्स होता है, अलार्मिंग पॉइंट्स होता है जब ऑल लिखा रहता है, तो ये ऑप्शंस गलत है। तो बाद बाकी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सही है, तो कहने का मतलब ऑप्शन ए जो है वो सही है। FCRA में देखो मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये 76 में आया था इंदिरा गांधी के टाइम में। 2010 में इसमें नॉर्मल रेगुलेशंस नॉर्मल चेंजेस हुए थे, और 2020 में इसमें थोड़े से एडवांस चेंजेस हुए थे। अभी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं, इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि FCRA डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम नेक्स्ट अलग से एक वीडियो बनाकर FCRA के बारे में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ ये करंट अफेयर वीडियो बहुत लंबा और लेंदी हो जाएगा। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव ₹30,000 करोड़ इन्वेस्ट इन विच फंड। बोला जा रहा है कि जो हमारी यूनियन कैबिनेट है उन्होंने 30,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया है। कौन से क्षेत्र में किया है, तो नेशनल क्लीन एनर्जी फंड में, या NIIF यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, नेशनल अडेप्टेशन फंड में, या जो है PM गति शक्ति फंड। क्या लगता है आपको आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी है, क्योंकि जो ऑप्शन डी है वो तो गलत ही है, क्योंकि PM गति शक्ति फंड है नहीं, ठीक है ना। बाद में कि हम डिटेल्स इसको देखते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो NIIF है यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये 2015 में बनाया गया था। ये भारत सरकार के द्वारा जो है फंडेड है, और इसमें काम क्या होता है, देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। काम क्या होता है, रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट, या रिन्यूएबल एनर्जी जो है, या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उस क्षेत्र में ये कार्य करते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं NIIF जो है इनका पर्पस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। NCEF जो है वो क्लीन एनर्जी के लिए होता है, और नेशनल एडेप्टेशन फंड जो होता है वो क्लाइमेट चेंज के लिए होता है, और PM गति शक्ति तो एक इंटीग्रेटेड मतलब प्लानिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए, लॉजिस्टिक सेक्टर है हमारा उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं प्रोजेक्ट जो है वो है ब्रह्मांक, ये याद रखना है ना। प्रोजेक्ट ब्रह्मांक जो है वो न्यूज़ में है, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो ब्रह्मांक है ना ये स्टेट अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ये स्टेट आपको याद रखना है, ये नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। फिलहाल कौन से ऑर्गेनाइजेशन से इसका संबंध है, तो ऑप्शन से BRO। थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं। देखो ये BRO जो है, BRO कब बनी थी, फाउंडेशन 1960, ये याद रख लेना है। NAHAI जो है हमारी वो 1988 में बनी है, ये भी याद रखना है। और CPW तो सबसे ऑर्गेनाइजेशन पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, ये 1854 में बनी थी, ये तो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है।
मिनिस्ट्री कौन कौन सी है, तो BRO जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और जो NHI है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है, और जो कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग है इंडियन आर्मी का है, और ये CPWD जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में आते हैं। काम क्या होता है BRO का, जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे रोड डेवलप करना, टनल डेवलप करना, जैसे आपने सुना होगा सेला टनल, अटल टनल, ये सब इन्हीं का है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। देखो ये भी हमें ना बहुत डिटेल से जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जो हमारा चिकन नेक है ना उस एरिया में बहुत डेवलपमेंट का काम चल रहा है बिकॉज ऑफ बांग्लादेश का इन्फ्लुएंस टुवर्ड्स द पाकिस्तान। तो बांग्लादेश जो जिस तरीके से पाकिस्तान के तरफ अलाइंड है, चाइना से ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि जब वहाँ पे नई गवर्नमेंट बनी तो उनका जो पहला विजिट है वो चाइना ही हुआ। तो बहुत कुछ शोकेस किया जा रहा है, और अभी रिसेंट में उनकी जो मिलिट्रीज है उनका भी नाम जो है वो खलीफाओं के नाम पे चेंज करके रखा गया है। तो बिल्कुल एक तरह से हार्ड कोर वी कैन से कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंक्लाइंड हो रहे हैं, रिलीजन पॉइंट पे बहुत ज़्यादा मतलब रिगरस मैनर में इंक्लाइंड हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसी भी देश के लिए सेफ़ नहीं है ना। दूसरी बात हम करें यहाँ पे, देखो जो नेशनल हमारी जो हाईवे अथॉरिटी की बात हम करें, NHAI की बात करें, तो नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस बनाने का काम है इनका। और यहाँ पे देख लो एग्जांपल के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है ना, फिर भारतमाला परियोजना के तहत बहुत सारे जो रोड्स हैं वो भी NHAI के द्वारा बनाए गए हैं। इंडियन आर्मी का ये मिलिट्री और इंजीनियरिंग कॉम्बैट सपोर्ट है, ये ब्रीच माइन क्लियरेंस के लिए या फोर्टिफिकेशन का काम करते हैं। और ये तो आप जान ही रहो, गवर्नमेंट बिल्डिंग, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये सेंट्रल विस्टा, एम्स या गवर्नमेंट ऑफिस बनाने का काम CPWD के द्वारा किया जाता है। मेजर प्रोजेक्ट जो BRO ने किया है, अटल टनल सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में। सिंकुला टनल लद्दाख में प्रोजेक्ट। हिमांक लद्दाख में प्रोजेक्ट। वार्तक नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में है, और प्रोजेक्ट जो है ब्रह्मांक ये अरुणाचल प्रदेश में। ये प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है ना, बस ये न्यूज़ में था इसलिए इसे हमने डिस्कस किया।